सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। गाइस आज हम लोग ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स ये शुरू कर रहे हैं, और यानी कि आपका जो वेक्टर इंटीग्रेशन का पार्ट है सेमेस्टर 1 बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। यहां पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि हम लोग ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर वेक्टर इंटीग्रेशन को पढ़ने वाले हैं। इसीलिए क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है वेक्टर इंटीग्रेशन, ये आपका बीएससी मैथ्स के अंदर भी है, लेकिन हम लोग जो यहां पर यूनिट कवर करने वाले हैं वो बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने वाले हैं, और हम लोग यहां पर रेगुलर वे में बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर्स को अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं गाइस तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग यहां पर रेगुलर वे में देखिए आज तो हम लोग ऐसे ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स लेकर के आए हैं। इसके बाद फिर हम लोग मल्टीपल इंटीग्रल, जैकोबियन, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वेक्टर फील्ड का ऑब्वियसली, वॉल्यूम इंटीग्रल, उसके बाद फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड्स, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सारा टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं रेगुलर वे में यहाँ पर वीडियोस को अपलोड करके। और यहाँ पर अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस जो आपको यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, ये तो देखिए यहाँ जो सिलेबस लिखा हुआ है वो तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है और आपका कौन सा यहाँ पर से टॉपिक मिसिंग है, हालांकि और भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है डिटेल में दिया हुआ सिलेबस में, लेकिन फिर भी आपका कौन सा टॉपिक्स है उसको आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है। हालांकि यहां पर हम लोग जो मैक्सिमम टॉपिक्स वेक्टर इंटीग्रेशन का बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है उसको हम लोग उठा करके यहां पर शुरू कर रहे हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आज समझते हैं कि ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर होता क्या है। इस पर हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले ये टॉपिक आपको ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर पढ़ना ही इसलिए है ताकि आप जो बेसिक इंटीग्रेशन होता है वेक्टर्स का उसको सीख सकें, और वो इंटीग्रल्स को हम लोग यहां पर लाइन, सरफेस, वॉल्यूम इसमें यूज कर सकें। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं भी आता है, हालांकि यहां पर 12th वाला अगर जो आप इंटीग्रेशन सीखे हैं वो भी अगर आपको आता है तो आप आराम से इस टॉपिक को टैकल कर सकते हैं, ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं भी आता है तो हम लोग पहले यहां पर आपको थोड़ा सा बेसिक बता देंगे इंटीग्रेशन का, उसके बाद इस पे क्वेश्चंस लेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए गाइस सबसे पहले यहां पर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन को हम लोग हल्का समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन को डिस्कस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए गाइस 2 मिनट में 5 मिनट में हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन को जल्दी से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए इंटीग्रेशन, हल्का फॉर्मुलाज लिख लीजिए। अगर आपको आता भी है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, है ना। हल्का अगर आपको नहीं आता 2x पे वीडियो मत देखिए, उससे समझ नहीं आएगा आपको। अगर आपको आता है इंटीग्रेशन, पहले से ही सारा बेसिक्स इंटीग्रेशन का क्लियर है, तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन में जो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है? इंटीग्रेशन x का पावर n dx। ये आपका कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 1। इंटीग्रेशन x का पावर n dx इज इक्वल्स टू x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये सबको आता होगा, और यहां पर हम लोग क्या जोड़ते हैं? प्लस c। और ये प्लस सी जोड़ने का रीजन आप सबको क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं। क्या रीजन है इसका? देखिए गाइस यहां पर रीजन कुछ ऐसा है, सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं यहां पर, जैसे अगर एक स्ट्रेट लाइन हम लोग लें, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन लें, तो अगर हम आपको इसका बोलें कि जैसे ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, हम आपको बोले कि इसका आप हमको निकाल के बताइए एरिया। क्या निकाल के बताइए? एरिया। तो आप क्या कीजिएगा, आप इस डॉटेड लाइन को ऐसे ज्वाइन कीजिएगा और यहां पर बोलिएगा कि सर यहां पर ये बन रहा है रेक्टेंगल, तो सॉरी ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप इसका ऐसे एरिया निकाल दीजिएगा। क्या कीजिएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। करेक्ट, ये ऐसे निकल गया। लेकिन अगर हम आपको कोई ऐसा दे दे कर्व, ऐसा अगर आपके पास कोई कर्व हो, ऐसा अगर आपके पास कोई कर्व मौजूद हो इस टाइप से, तो आप अगर इसको ज्वाइन कीजिएगा, अगर आप इसको यहां से ज्वाइन कीजिएगा तो ये कोई डायग्राम नहीं बन रहा है। जैसे अगर आपको ये भी देते हैं, अगर हम आपको ये भी दे देते हैं, जैसे एक लाइन खींच देते हैं और बोलते हैं कि इसका एरिया बताइए, तो आप क्या करते हैं? इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं और बोलते हैं देखिए सर यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये भी काम हो जाता है, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी। बट अगर ऐसा कर्व रहेगा तो जब आप इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कीजिएगा तो इसका एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप का डायग्राम के लिए, यानी कि ये कोई डायग्राम तो बन नहीं रहा है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का। किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का। अब देखिए सीन कुछ ऐसा है कि अगर हमको यहां पर इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि एक पतला सा यहां पर स्ट्रिप काटे, फिर ऐसे ही करके हर जगह ऐसे पतला पतला स्ट्रिप काटते जाएंगे, स्ट्रिप काटते जाएंगे, और इन सारे स्ट्रिप्स को जब हम लोग जोड़ देते हैं, देखिए ये जो बचा हुआ एरिया है इसको भी हम लोग जोड़ते हैं। कैसे? प्लस सी। इसलिए यहां पर हम लोग प्लस सी लिखते हैं। प्लस सी का मतलब है यहां पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और इसका भी वैल्यू होता है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि ये कौन सा इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है ना, एक होता है आपका डेफिनिट, एक होता है आपका डेफिनिट, और दूसरा कौन सा इंटीग्रेशन होता है? इनडेफिनिट।
डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जब ऐसा इंटीग्रेशन हो जिसमें, अच्छा एक बात बताइए, जब आप आलू खरीदने जाते हैं तो उसका कुछ दायरा होता है कि आपको कितना आलू खरीदना है, ठीक वैसे ही जो आपका इंटीग्रेशन है उसका भी लिमिट्स होता है, उसका भी एक लिमिट है कि आप कहां से कहां तक किसी भी क्वांटिटी को इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसे यहां पर देखिए, हमको यहां से शुरू करना है 0 से, और इसको मान लीजिए इस पॉइंट B तक इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका लिमिट्स क्या हो जाएगा, 0 से लेके B तक। तो व्हाट इज 0 एंड B? 0 एंड B आर द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रल। और जब इस इंटीग्रल का हम लोग लिमिट्स मेंशन कर देते हैं तब इस प्लस सी को मेंशन करने का जरूरत नहीं होता है। खैर अभी हम आपको लिमिट्स को हटा करके ही डिस्कशन यहां पर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक छोटा सा हम लोग यहां पर हल्का सा डिस्कशन लेते हैं। देखिए यहां पर x का पावर n था तो n+1 हुआ और नीचे में भी n+1। इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन, ये तो एक्सप्लेनेशन था कि प्लस सी क्यों लिखते हैं। देखिए यहां पर ये एरिया ये सब एरिया बच रहा है, यहां पर भी हम लोग एक स्ट्रिप काटेंगे तो एक एरिया बचेगा। तो इन सारे एरियाज को इंक्लूड करने के लिए हम लोग यहां पर क्या लगाते हैं, प्लस सी। ये रीजन है यहां पर प्लस सी लगाने का। ठीक है, तो अब हम लोग हटाते हैं इसको जल्दी से। और अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो हम पहले ही बोल चुके हैं, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाइए, हम यहाँ पर बेसिक्स आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो थोड़ा। अब देखिए यहाँ से अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे x का पावर 6 और यहाँ पर आपको लिमिट्स दे दें, मान लीजिए 0 से लेके 2 तक, है ना, और यहाँ पर लिख दे dx। चलिए x का पावर 6 नहीं लेते हैं, x का पावर हम लोग 3 लेते हैं। ठीक है, तो x का पावर 3, तो इसको सेट कीजिए। देखिए यहाँ पर पावर 3 है ना, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 3, x का पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1, और यहाँ पर क्या लिखिएगा, अभी प्लस सी नहीं, अभी प्लस सी नहीं, क्योंकि यहां पर देखिए लिमिट्स दिया हुआ है इंटीग्रेशन का, यहां लिमिट्स नहीं था इसलिए प्लस सी लिखा है। ये बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से, अच्छा इसका लिमिट्स कितना, जैसे ही इंटीग्रेट कर लिया वैसे यहां पर डब्बा बनाइए और लिमिट्स लिख लीजिए साइड में 0 से 3। हालांकि बुक में ऐसे कर्व शेप का बनाया रहता है डब्बा, खैर उससे कोई मतलब नहीं। अब यहां पर कितना हो जाएगा, x का पावर 4 अपॉन नीचे में कितना 4, और लिमिट्स क्या है 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 2 तक, सॉरी 0 से लेके 2 तक लिमिट्स दिया हो, तो 0 से लेके 2 तक। पहले आप यहां पर x की जगह क्या डालिएगा, अपर लिमिट, यानी कि 2, जो अपर लिमिट होता है वो ऊपर लिखते हैं हम लोग। तो पहले 2 डालेंगे, 2 का पावर 4 होगा अपॉन नीचे में जो 4 है उसको ऐसे ही लिख दीजिए। फिर माइनस, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह आप क्या डालेंगे 0 का पावर 4/4। तो यहां पर देखिए ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज 0। और यहां पर 2 का पावर 4 कितना होगा, सॉरी 2 का पावर 4 होगा, तो 2 का पावर 4, 2 × 2 4 and 2 × 2 4 and 2 × 2 4 and 4 for the 16, so this will be 16/4 and 16/4 is 4। तो आपका आंसर कितना आया 4। तो इस वाले इंटीग्रेशन का आंसर कितना आया 4। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो हम आपको देखिए फिर से एक बार समझाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग हम लोग बहुत बेसिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसमें कि देखिए यहाँ पर जैसे 0 से लेकर 2 तक था, तो हम लोग पहले क्या किए, पहले इसको इंटीग्रेट किए। x का पावर 3 था ना, तो यहाँ पर देखिए x का पावर n था तो n+1, वैसे ही x का पावर 3 था तो 3+1, उसके बाद नीचे में 3+1, यानी कि यहाँ पर n+1 था ना, तो वैसे ही हम लोग क्या सेट कर दिए यहाँ पर 3+1। आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर पावर बढ़ रहा है इंटीग्रेशन में और यहाँ भी बढ़ रहा है, इसलिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स करना है। बस फर्क इतना होगा कि यहां पर अगर हम आपको आई कैप दे दें, व्हाट इज आई कैप, व्हाट इज जे कैप, व्हाट इज के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप्स आर द यूनिट वेक्टर्स। तो जब हम लोग यहां पर आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर को लेकर इंटीग्रेशन करते हैं, उसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। अभी हम आपको फिर से समझाएंगे, पहले ये आपको समझ में आया। यहां पर पहले हम लोग इसको इंटीग्रेट किए और यहां पर पावर इसका 2 डाले, तो 2 का पावर 4/4। उसके बाद फिर हम लोग देखिए यहां पर पहले 2 था तो 2 डाल दिए, उसके बाद नीचे में 0 था तो 0 डाल दिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ऐसे सॉल्व करके 4 निकाल दिए। तो ये आपको आता होगा। अब हम कुछ बेसिक्स और ट्रिग्नोमेट्री का भी फॉर्मूला हल्का फुल्का लिख देते हैं, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का, हालांकि आपको आता होगा, फिर भी हम हल्का सा एक बार लिख देते हैं 2 सेकंड में, और उसके बाद फिर हम लोग मतलब 2-3 सेकंड में, उसके बाद हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर हम बात करें साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी इसलिए क्योंकि यहां पर लिमिट्स नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कॉस एक्स का। और आपको पता होगा इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सब आपको बहुत पहले से पता है। इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन है क्या, व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो इट इज एरिया ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। मतलब भाई अगर ये हम ग्राफ बना रहे थे और आपको बोल रहे थे कि इस पार्ट का एरिया बताइए, मतलब यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन, इस पार्ट का एरिया बताइए, तो इस पार्ट का एरिया आप कैसे निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन से। तो इसलिए इंटीग्रेशन इज द एरिया ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। y वर्सेस x ग्राफ का जो एरिया है उसको किसके हेल्प से निकालते हैं, इंटीग्रेशन के हेल्प से। अब यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c,
बस यही दो ठो इंटीग्रेशन यूज होगा। हालांकि इंटीग्रेशन तो बहुत सारा होता है, लेकिन एक और चीज, इंटीग्रेशन हर फंक्शन का नहीं होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछ दे tan x का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसका मेथड है इसका इंटीग्रेशन, इसका होता है इंटीग्रेशन, हर इस फंक्शन का है इंटीग्रेशन, लेकिन डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन आपका आएगा वो लॉग के टर्म्स में आएगा। कमेंट कीजिए लॉग के टर्म्स में इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। ठीक है, लॉग के टर्म्स में इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, प्लस सी। यहाँ पर कौन सा फंक्शन आएगा। ठीक है, तो ये जैसे tan x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हुआ, लॉग आ रहा है यहाँ पर, है ना। अच्छा, और हमको बहुत सारा ऐसे तो फंक्शन, बहुत सारा ऐसे इंटीग्रेशन लिखने का तो बहुत लंबा, जैसे e का पावर x लिखें तो e का पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर x प्लस सी। तो बहुत लंबा चलते जाएंगे, इंटीग्रेशन का बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, जितना हम लोग डिस्कशन किए उसमें से सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज होने वाला है वो ये है। इवन ट्रिग्नोमेट्री उतना ही नहीं यूज होगा, सच्चाई बता रहे हैं आपको। वॉल्यूम, सरफेस, लाइन, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन उतना यूज नहीं हो रहा है जितना कि ट्रिग्नोमेट्रिक हो रहा है यूज, लेकिन सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब किसी किसी को बेसिक फॉर्मूला ये पता ही नहीं, इसलिए डरते हैं इंटीग्रेशन से। ऐसा डरना नहीं है, इंटीग्रेशन इज वेरी इजी। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हर जगह यूज होगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, चलिए तो इतना आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, और इसको समझते हैं कि ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन वेक्टर का क्यों, उसको समझते हैं। चलिए सो चलिए गाइज, हम लोग यहां पर ये समझते हैं कि जो हमको इंटीग्रेशन करना है वो ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन का सबसे पहले मतलब क्या है। ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन का मतलब यह होता है कि सिंपली हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, लेकिन ऐसा क्वांटिटी जो वेक्टर हो। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहां पर मेरे पास एक फंक्शन है इंटीग्रेशन f ऑफ u du। ठीक है, यहां पर एक फंक्शन है जिसको u के रिस्पेक्ट में, अब व्हाट इज u, यहां पर यह बताया जा रहा है कि एक फंक्शन है जो कि u के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है। मतलब देखिए, मतलब यह है कि अगर हम इसको और एलाबोरेट करके लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे f1 u1 f1 u I कैप प्लस इंटीग्रेशन f2 u j कैप प्लस इंटीग्रेशन f3 u k कैप। ऐसे इसको हम लोग खोल के लिख सकते हैं। What is f of u? f of u du is an ordinary integration of vector। अब वेक्टर इसलिए देखिए यहां पर एक f, यहां पर एक f। अच्छा, f का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे f एक वेक्टर क्वांटिटी है, बस इतना समझना है। चलिए हम यहां पर f को फोर्स बोल देते हैं। आपको पता है ना कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है फिजिक्स में, तो वही फोर्स है यहां पर, ये फोर्स वेक्टर होता है। और देखिए इसके पास डायरेक्शन भी है, f वेक्टर इक्वल्स टू f1। अब बोलिएगा सर यहां पर आप वेक्टर नहीं लगाएं। अरे भाई, जब ये इस f के बारे में हमको इस f को वेक्टर साबित करना है ना, तो इस f का वैल्यू क्या है, f1 i कैप, f2 j कैप, f3 k कैप, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया हम लोग। अब देखिए यहां पर एक चीज मिसिंग है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है du। यहां पर क्या मिसिंग है, du। अब ये जो du है उसको हम लोग बोलते हैं ऐसा टर्म जिसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन। आपको याद होगा हम आपको क्वेश्चन दिए थे x का पावर 4 dx। सो व्हाट वाज dx? dx वो टर्म था जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, इंटीग्रेट। वैसे ही यहां पर du वो टर्म है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब सुनिए, अब यहां पर ध्यान से सुनिए। अब यहां पर ये जो du है, ये du कहां जाएगा, देखिए ये du पहले इस वाले के साथ जाएगा, फिर ये du इसके साथ जाएगा, फिर ये du इसके साथ जाएगा, और हम लोग सेपरेटली यहां पर क्या करेंगे, एक एक करके इंटीग्रेशन। तो यहां पर देखिए आपको ये बहुत सिंपल लग रहा होगा, है ना। आपको हालांकि ये चीज़ बहुत सिंपल लग रहा होगा जो लोग 12th में इंटीग्रेशन पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे कि ये वेक्टर वाला इंटीग्रेशन दिया हो क्यों है। ठीक है, धीरे धीरे करके समझाएंगे आपको। हम वैसा भी क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपको एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकालने बोलेगा, थोड़ा सा उसमें अंडरस्टैंडिंग रहेगा, और एक क्रॉस प्रोडक्ट वाला भी, मतलब कि मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेंगे इसको समझने के लिए ऑर्डिनरी को। अब यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग ऐसे लिख लिए, और यहाँ पर देखिए पार्ट बाय पार्ट इंटीग्रेशन है। इस इंटीग्रेशन को हम लोग 3 पार्ट में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, अब सुनिए, अब यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि u, व्हाट इज u। यहां पर जो u है उसका मतलब क्या है, u इज अ स्केलर क्वांटिटी, u इज अ स्केलर क्वांटिटी, u यहां पर एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हम लोग यहां पर, और यहां पर f तो वेक्टर है, अगर हम लोग यहां पर पूरा इंटीग्रेशन कर देते हैं इसको, यानी कि इसको हम लोग खोल के क्या लिखेंगे, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे। देखिए हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि इसको हम लोग पूरा इंटीग्रेट कर दिए, तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, g प्लस c। अब सुनिए, अब जब आप इंटीग्रेशन कर लिए, जब आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, इसमें से हम लोग इसको हटा सकते हैं, या फिर लगाइएगा भी तो चलेगा, एक ही बात है। अब यहाँ पर क्या हम लोग किए, f ऑफ u du, यानी कि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो यहाँ पर से एक क्वांटिटी g निकल के आएगा। अरे मानने के लिए है g है, लिए g लिखा हुआ है, मानने के लिए हम लोग यहाँ पर लिए हैं, कुछ भी आ सकता है, इसका इंटीग्रेशन जो आया उसको हम लोग g बोल रहे हैं। अब एक खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर जो हम लोग प्लस c लिख रहे हैं वो भी वेक्टर होगा।
यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर जो प्लस सी आएगा यानी कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी खुद वेक्टर होगा। इसी चीज को समझना है यहां पर, और इस सी का वैल्यू हमको बार बार निकाल करके और आंसर निकालना होगा। यानी कि यहां पर जो हम लोग ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि हमको जो भी क्वेश्चन आएगा वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का होगा। किसका क्वेश्चन होगा? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा। मतलब आपको लिमिट्स वहां दिया हुआ नहीं रहेगा, किसी किसी में दिया रहेगा, बट मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस में लिमिट्स नहीं दिया रहेगा। आपको इस प्लस सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे, वो हम बताएंगे आपको। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स, इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स। चलिए अब हम लोग आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। विदाउट लिमिट्स, बिना लिमिट्स का जो इंटीग्रेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं ऑर्डिनरी वाले में। तो देखिए गाइस, यहां पर एक क्वेश्चन है जिसमें हमको ये बोल रहा है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट जी डी टी वेयर f इज इक्वल्स टू दिस एंड g इज इक्वल्स टू दिस। और यहां पर आपको लिमिट्स भी दिया हुआ है 0 से लेके 2, और आपको यहां पर इसको क्या करना है? इंटीग्रेट। यानी कि यहां पर हम लोग कैसा इंटीग्रेशन करने वाले हैं? डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो चलिए गाइस, इसको हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, आपको फॉर्मेट भी लिखा हुआ है कि आपको इंटीग्रेशन करना है f डॉट जी डी टी। आपको पहले ही पता है कि यहां पर आप इस टॉपिक में जितना क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर f का वैल्यू कितना दिया है? इंटीग्रेशन। अच्छा, आप लिमिट्स यहां पर लिख सकते हैं 0 से 2। तो 0 ऑब्वियसली आपका कौन सा लिमिट होगा? लोअर, और 2 क्या होगा आपका? अपर। ठीक है, उसके बाद यहां पर फिर हम लिखेंगे 0 से 2, और यहां पर f का वैल्यू कितना दिया हुआ है? टी आई कैप माइनस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी माइनस 1 के कैप। उसके बाद यहां पर बाहर में क्या है? ये होल में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए डॉट है, तो डॉट लगा दिए हम लोग। उसका जी का वैल्यू ये है। जी का वैल्यू कितना है? समझ में आ रहा है ना आपको? जी का वैल्यू कितना है? 2t आई कैप प्लस 6t के कैप। अच्छा, एक खास बात आपको पता है ना, आप देखिए यहाँ पर वेक्टर साथ में चल रहा है, इंटीग्रेशन के साथ चल रहा है वेक्टर। अगर आप लोग वो सब वीडियो नहीं देखे हैं जो आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन के ऊपर है, वो भी चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं वहां से। तो यहां से देखिए, यहां पर dt छूट गया, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? dt क्या है? वो फैक्टर है जिसके रिस्पेक्ट में क्या करना है? इंटीग्रेट, है ना? dt यहां पर वो फैक्टर जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेशन। तो यहां पर dt बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे तो यहां पर सबसे पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी यहां पर साइड में हम लिख दे रहे हैं। अगर हम लोग आई कैप को, दिखाई दे रहे हैं ना आपको उधर से? यस, इट इज विजिबल। अगर हम लोग आई कैप को आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसको वैल्यू कितना मिलता है? 1। क्यों मिलता है? रीजन उसका क्लियर होगा आपको कि यहाँ पर आई कैप का मॉड लगता है, फिर यहाँ पर आई कैप का मॉड लगता है, और यहाँ पर क्या आता है? कॉस थीटा। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, इतना आपको पता होगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे? 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों? क्योंकि आप देखिए आई को आई के साथ कर रहे हैं, तो एंगल 0 डिग्री होगा ना। अरे भाई, अरे मेरे भाई, ये आपको पता है कि नहीं? जल्दी से बता रहे हैं आपको। ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, और ये के कैप होता है। तो यहाँ पर आई को आई के साथ कर रहे हैं, यानी पहला आई भी यहीं, दूसरा भी यहीं, तो एंगल 0 डिग्री हुआ ना। अरे दोनों का डायरेक्शन सेम, तो एंगल कितना? 0 डिग्री, पता होगा आपको। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना? 1। अब देखिए आई कैप यहाँ पर क्या है? यूनिट वेक्टर। आई कैप यहाँ पर क्या है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 हो गया। ये भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। उसके बाद कॉस 0 कितना होता है? 1। तो आंसर कितना मिलेगा? 1। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं? 1। ठीक है, अगर आपको समझना है तो आप इसको देख के समझ सकते हैं, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट याद रखिए। अच्छा, यहाँ पर हम और दोनों का लिख देते हैं। आपको पता ऐसे चल ही गया होगा कि जे कैप डॉट जे कैप भी क्या होगा? 1, और के कैप डॉट के कैप भी क्या होगा? 1। लिख देते हैं फिर भी हम साइड में जल्दी से। जे कैप डॉट जे कैप का वैल्यू कितना आएगा? 1, और के कैप डॉट के कैप कीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा? 1। और अगर कोई जैसे आप कर ले के कैप डॉट आई कैप, तो आंसर कितना आएगा? 0, क्योंकि एंगल यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। जे कैप डॉट आई कैप कर ले तो भी आएगा 0। कुछ भी अपोजिट वेक्टर लीजिएगा डॉट प्रोडक्ट में तो उसका आंसर कितना मिलेगा? 0। कोई भी अपोजिट वेक्टर्स को कीजिएगा तो आंसर 0, सेम वेक्टर को कीजिएगा तो आंसर 1। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फाइनली। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है? f को g से पहले डॉट करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन। तो f यानी कि ये, g यानी कि ये। तो देखिए सबसे पहले आपको t को इसके साथ करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई कैप वाला टर्म है, तो ये आई कैप जाएगा आई कैप के साथ, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 t इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा? 2t स्क्वायर। उसके बाद आई कैप कितना हो गया? 1। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अच्छा, एक देखिए, यहाँ पर जे कैप है लेकिन यहाँ पर जे कैप वाला टर्म है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पर कितना है? t माइनस 1, तो t माइनस 1, और यहाँ पर के कैप कितना होगा? 1, और यहाँ पर क्या है? 60, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 60। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा? dt। भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, ये
पहले यहाँ पर ये dt, अच्छा यहाँ पर पहले इसको हम लोग और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 0 से लेकर 2 तक, 2 स्क्वायर प्लस ये देखिए ये 60 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 स्क्वायर माइनस 60 माइनस 60, ये 60 यहाँ आ गया 60 यहाँ आ गया है ना, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ से बाहर में क्या बचा dt, बाहर में बच गया dt। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर वेक्टर से कैसे डील किए। सो आपको सबसे पहले वेक्टर का कैलकुलेशन आना चाहिए, मतलब वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ तो डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ पर हम सिंपली बता दिए। अगर यहाँ i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, तब क्या कीजिएगा, तो उस पर हम बता देंगे आपको फॉर्मूलाज, मतलब ट्रिक भी बता देंगे कि वो याद कैसे रखना है। लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर हमको क्रॉस का भी आया क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि क्रॉस का भी हम लोग क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर। जो यहाँ पर पहले दो वेक्टर को डॉट करना था ना, अब क्रॉस ले गए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, पहले तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ऐड करके कितना आएगा भाइयों, यहाँ से इसको ऐड करके आएगा इंटीग्रेशन 2 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 8t स्क्वायर प्लस ये कितना होगा माइनस सॉरी ये तो ऐड हुआ तो यहाँ पर कितना होगा -60, और ये कितना है बाहर में dt, तो यहाँ पर लिखेगा हम लोग dt, और 0 से लेके कहाँ तक 2 तक, 0 से लेके 2 तक। उसके बाद यहाँ पर 8t स्क्वायर, तो आपको पता है ये 8 कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, टी स्क्वायर का हम साइड बता देते हैं आपको। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर टी का पावर कितना है 2, तो टी का पावर 2 + 1 बाई 2 + 1। अरे यही तो सिखाया आपको, जैसे जो पावर रहेगा उसको ऐड करना, नीचे भी ऐड करना, ये तो सिखाया फॉर्मूला ये भाई, ये x का पावर n = x का पावर n + 1 अपॉन n + 1, तो वही कर रहे हैं। यहाँ पर t का पावर 2 था तो t का पावर 2 + 1 बाई 2 + 1। ठीक है, इतना आपको आता होगा, अगर आप YouTube पे लेक्चर्स देख रहे हैं तो मतलब आपको इतना तो आता होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 8, मतलब ये इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे हम लोग तो 8 बाहर गया, t³ बाई 3, उसके बाद यहाँ पर माइनस 60 स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर नीचे में 2 होगा ना, t का पावर 1 है तो t का पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, t का पावर 2/2, और ऊपर में लिमिट 0 से लेके 2, उसके बाद ये कट जाएगा, 2 × 2, 2 × 6। अब यहाँ पर हम लोग पहले अपर लिमिट यानी कि 2 पुट करेंगे, तो जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8, 2 पहले पुट कर रहे हैं ना, तो t की जगह पे क्या 2, जहाँ t है वहाँ 2, तो 2 का क्यूब अपॉन नीचे में क्या है 3 माइनस यहाँ पर फिर क्या पुट करेंगे इसकी जगह पे 2, तो यहाँ पर जब अच्छा यहाँ पर देखिए t का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर अपॉन, अच्छा यहाँ पर 3 भी है ना बाहर में, तो यहाँ पर हम लोग × 3 लिख दें। अरे ये 3 भाई, ये वाला 3 जो कटा तो उसको भी तो लिखेंगे, और लोअर लिमिट 0 है तो लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 जब डालिएगा तो 0 ही आएगा। तो ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 3 का क्यूब होगा 2 × 4, 4 × 8, 8 × 64, तो 64/3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 × 3 होगा, 4 × 3 12। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 12 3 से कितना होता है 12 3 से 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 36/3 है ना, तो इसका आंसर आएगा 64 - 36 = 28 एंड द आंसर इज 28/3। तो बहुत आसान था, अगर आप ये कर ले रहे तो मतलब आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा आगे, लेकिन हम लोग क्वेश्चन का लेवल अभी बढ़ाएंगे तो इसका आंसर होगा 28/3। चलिए गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आएगा आपको। यहाँ पर हम लोग किए क्या, पहले इसको थोड़ा सा एक बार फिर से, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं किए, यहाँ पर हमको खुद पहले ही फॉर्मेट दिया था f.g, तो पहले f और g को हम लोग डॉट कर लिए, उसके बाद इंटीग्रेट किए। यही एक प्रॉब्लम है, आपको समझना पड़ेगा कि पहले आप दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर ले, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद फिर उसको आपको क्या करना है इंटीग्रेशन। फॉर्मुला कौन सा यूज किया, बस सिंपल सा फॉर्मुला इंटीग्रेशन का, ये हम लोग यूज किया x का पावर n। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस, और आप कमेंट कीजिए आपका आंसर क्या आया। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर एक फंक्शन है, और ये जो आपका फंक्शन है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइम, और ये फंक्शन है 60 स्क्वायर माइनस 2ti कैप प्लस 60 क्यूब j कैप माइनस 8k कैप। अगर आपको कहीं बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इंटीग्रेशन में, मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उससे आपको फिर हम और थोड़ा और बेसिक वीडियो लेके आएंगे, मतलब लेक्चर 2 ले आएंगे इसी के ऊपर, ऑर्डिनरी के ऊपर। नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पर मल्टीपल इंटीग्रल को शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे सिलेबस को। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया है ये हालांकि उसी के जैसा सेम है। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है, कौन सा फॉर्मूला आता है आपको, x का पावर n इज इक्वल्स टू कितना होता है, x का पावर n + 1 अपॉन n + 1, यहाँ पर प्लस c भी होता है। ठीक है, हाँ तो प्लस c भी होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन जो हम लोग कर रहे हैं कैसा इंटीग्रेशन है,
वो कैसा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये अगर आपको फॉर्मूला आता है तो यही फॉर्मूला इसमें यूज होगा। बस यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि इस बार वेक्टर को लेते हुए इंटीग्रेशन करना है, मतलब इस बार आई कैप जे कैप के कैप हटेगा नहीं, चलेगा, क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट तो है नहीं। यहाँ पर आपको बोला है कि ये जो एफ टी है यानी कि ये जो वैल्यू इसको यहाँ पर चिपका दीजिए और उसको डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट्स पुट कर दीजिए, तो आंसर बताइए। ऐसे सिंपल करना है। चलिए देखिए हम लोग करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, आपको डिटेल में समझाते हैं इसको। देखिए इक्वल्स टू यहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 4 तक। एफ टी का वैल्यू ये है, फंक्शन ऑफ टाइम का वैल्यू ये है, क्या है 6t² माइनस 2t, और यहाँ पर क्या है आई कैप। अब देखिए ये dt को हम पहले ही यहाँ पहुँचा देते हैं, dt कैसे सर कैसे। देखिए जब हम यहाँ पर ft लिखेंगे, जब हम यहाँ पर फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे तो ये dt, देखिए एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई में, एक बार इसके साथ, देखिए dt सबके साथ जाएगा ना मल्टीप्लाई में। अलजेब्रा आपको पता होगा 10th वाला, तो यहाँ पर dt होगा प्लस, फिर इस इंटीग्रल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप एक ही में भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 2 से लेके 4 तक। अब इस वाले टर्म का क्या है, क्या लिखा हुआ है 6t³ जे कैप, और यहाँ पर क्या होगा dt। ठीक, इंटीग्रेशन को हम लोग बांट लिए है ना। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या किए कि इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखें और 2 से 4, क्योंकि लिमिट सबका 2 से 4 लेना है। उसके बाद यहाँ पर फिर 2 से 4 लिखें और ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर प्लस, ऐसे थोड़ा ईजी हो जाता है। यहाँ पर प्लस नहीं होगा इस बार, देखिए यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि ये माइनस में है ना, तो -8k कैप कहाँ से कहाँ तक, वही आपका पुराना 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक, और किसके रिस्पेक्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट dt। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या आपको थोड़ा सा स्टेप एक बार समझाते हैं। देखिए पहले हम लोग ये f(t) जो था, मान लीजिए कि f(2) का वैल्यू, f(t) का जो वैल्यू था है ना, उसको यहाँ पर पुट कर रहे हैं, और f(t) का वैल्यू को यहाँ पर dt से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो dt एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तीनों के साथ गया, पहले dt इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तब ये हमको मिला। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप 12th में भी ये चीज़ पढ़े हुए हैं, इसलिए हम अपना डिटेल में आपको, मतलब डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उतना भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ताकि क्योंकि आपको ये सब क्लियर है पहले से ही थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए अब ये आई कैप क्या होगा, बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन के बाहर। ठीक है, अब यहाँ पर ये आई कैप बाहर गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो 6t² है ना, तो ये 6 भी क्या होगा बाहर, तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट सोचते हैं यहाँ पर। देखिए t² है ना, तो t² का इंटीग्रेशन कितना होगा, t² का इंटीग्रेशन होगा t³/3 है ना, t² का इंटीग्रेशन। यहाँ पर एक पावर बढ़ेगा ऊपर में, मतलब 2 था तो 3 हो गया, और नीचे भी क्या हो जाएगा 3, ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, माइनस यहाँ पर 2 और यहाँ पर t का पावर कितना है 1, तो t का पावर 2/2, t का पावर 2/2। उसके बाद यहाँ पर बाहर में dt है, तो dt का तो इंटीग्रेशन हो गया ना भाई, तो dt गया उसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट्स क्या है 2 से लेके 4 तक, फिर यहाँ पर ये प्लस है तो हम लोग भी मार दिए यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर ये 2 से 4 है, तो फिर से हम लोग यहाँ पर 6t³ है ना, तो 6t³ का इंटीग्रेशन होगा 6t का पावर 4/4। कैसे, यहाँ पर देखिए t का पावर 3 था तो 4/4 होगा, पता है आपको ये सब। और ये जे कैप क्या हुआ होगा इंटीग्रेशन के बाहर, देखिए हम बार बार मेंशन कर रहे हैं, जो यूनिट वेक्टर है यहाँ पर, यानी कि आई कैप जे कैप के कैप, उसको इंटीग्रेशन के बाहर करते हैं हम लोग, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जे कैप ऐसे ही प्लस, फिर यहाँ पर देखिए ये 8 बाहर होगा और ये के कैप भी क्या होगा बाहर, और यहाँ सिर्फ कौन बचेगा dt। भाई देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें ये 8 और के कैप हो गया बाहर, अंदर में कौन बचा dt, और dt का इंटीग्रेशन जब आप करेगा तो आपको मिलेगा t, और t का लिमिट क्या होगा 2 से 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 से 4, और यहाँ पर हो जाएगा 8 के कैप, यहाँ पर पहले पुट करेंगे 4, यानी कि यहाँ पर t की जगह पहले अच्छा देखिए dt है ना, तो dt में से ऐसे समझ सकते हैं आपकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रल कट गया, तो यहाँ पर बचा सिर्फ t, ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन अभी भी वही फॉर्मूला यूज हुआ, यहाँ पर देखिए क्या था dt था ना, तो dt वाले को हम क्या लिख सकते हैं t का पावर 0 dt। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, तो t का पावर 0 लिख सकते हैं, और t का पावर 0 0 होता है, t का पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पर t का पावर 0 1 होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं है तो t का पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू 1 आएगा तो फिर वापस वही मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो t का पावर 0+1/0+1, तो बताइए आंसर कितना आएगा t। इसीलिए हम लोग dt का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं t, dt का इंटीग्रेशन क्या लिखे t। उसके बाद अपर लिमिट कितना है, यहाँ पर लोअर लिमिट था 4, अपर लिमिट था, सॉरी लोअर लिमिट 2 था, अपर लिमिट 4 था, तो पहले हम लोग अपर लिमिट 4 पुट किए, फिर माइनस लोअर लिमिट 2, ऐसे कर रहे सिंपल। तो यहाँ पर से आंसर कितना आ जाएगा 4 - 2 2 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 k कैप, 16 k कैप। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेगा डायरेक्ट 16 k कैप, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया है, तो 16 k कैप। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर लिमिट्स पुट करते हैं, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या पुट कीजिए 4, फिर जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या पुट कीजिए लोअर लिमिट 2, है ना। चलिए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ पर पहले जब आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर 3 1 3 3 2 6 है ना, उसके 2 से 2 भी मरेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आई कैप। पहले यहाँ पर t की जगह क्या पुट करेंगे 4, तो 4 और पावर कितना है 3,
माइनस फिर टी की जगह पे कितना 4, और 4 का क्या होगा स्क्वायर, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना है 2 माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या पुट कीजिए 2, तो 2 का होगा क्यूब माइनस 2 का होगा पावर 2, है ना। 1 मिनट, यहाँ पर ये माइनस ये ऐसे ब्रैकेट में से लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर बाहर में क्या रहेगा, इन सब के बाहर में क्या रहेगा, ये देखिए आई कैप सबके बाहर में ना, तो ये आई कैप सबके बाहर में। अरे समझ में तो आ रहा है ना आपको, कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। यहाँ पर पहले जहाँ जहाँ टी था वहाँ वहाँ क्या पुट किए 4, देखिए यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। उसके बाद लोअर लिमिट 2 पुट करना था ना, तो पहले माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ पर जहाँ जहाँ टी था वहाँ वहाँ 2 पुट किए। अरे इसी में सॉल्व कर रहे हैं अभी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और कुछ यहाँ पर नया नहीं किया गया है, बस अपर लिमिट को लोअर लिमिट से घटा मारा गया है बस। हाँ भाई, तो अब इसके आगे तो अब यहां से फाइनली तो यहां से हम लोग को ये मिलेगा कि देखिए पहले हम लोग यहां पर 4 को टी की जगह पुट किए, तो टी की जगह पे 4 और यहाँ पर भी टी की जगह पे 4, फिर माइनस लोअर लिमिट 2 को पुट किया यहाँ टी की जगह पे, फिर यहाँ भी 2 को पुट किया टी की जगह पे, ठीक है। और ये आई कैप बाहर में था तो आई कैप बाहर में, ठीक। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 3/2, तो 3/2 को हम लोग लिख लेते हैं बाहर, और यहाँ पर जो लिमिट है वो कहाँ डालेंगे, यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 2 से लेके 4 तक, तो और यहाँ पर कितना है टी का पावर 4, और यहाँ है 2 से लेके 4 तक, और बाहर में क्या है जे कैप प्लस 16 के कैप, ये होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से 4 का हम लोग जब 3 करेंगे पावर, तो 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 64 माइनस 4 4 ज़ा 16, है ना। उसके बाद यहाँ पर माइनस ये 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर 2 का क्यूब 8 होगा, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, उसका 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक। उसके बाद यहाँ पर बाहर में क्या होगा, यहाँ पर बाहर में क्या होगा आई कैप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस 3/2 प्लस 3/2, उसके बाद यहाँ टी की जगह पहले क्या पुट करेंगे हम लोग 4, तो टी की जगह हम लोग पहले पुट कर दिए 4 और उसका पावर कितना है 4, फिर यहाँ पर माइनस, फिर टी की जगह पे पुट किए 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 का पावर 4, तो पहले अपर लिमिट 4 फिर लोअर लिमिट 2, और यहाँ पर क्या होगा जे कैप, और यहाँ पर प्लस कितना 16 का ई कैप, मतलब के कैप मेरा मतलब है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16 × 2 तो 8 6 2 12 128, तो यहाँ से आएगा 128। 128 में से हम लोग 16 माइनस करेगा, तो 120 में से जब 16 माइनस करेगा तो 8 में से गया 2, तो 2 आया, यहाँ से 2 में से 1 तो आएगा यहाँ पर 12, ठीक है। 1 मिनट, 16 में से मतलब 12 नहीं, 1 मिनट, 128 में से यहाँ पर इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 128 माइनस 16, और 128 में से जब हम लोग 16 माइनस करेगा तो यहाँ आ जाएगा 112, यहाँ पर आ जाएगा 112। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 112 माइनस 8 + 4 सॉरी यहाँ पर ये माइनस होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा ये 4। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आई कैप, ठीक है। चलिए इसको देखिए आप, आई कैप, देखिए गाइज यहाँ पर एक 2 छूट गया है। देखिए यहाँ से जब हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे थे तो यहाँ पर देखिए ये वाला 2, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिखे हैं, है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग अपर लिमिट 4 डालें इसके जगह पे, तो यहाँ पर देखिए इसके ये वाले के जगह पे भी तो 2 होगा, यहाँ भी तक बाहर में, अरे भाई ये वाला 2 जो है वो भी तो होगा बाहर में, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा 100, है ना। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आई कैप वाले कॉम्पोनेंट को सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 100 आई कैप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर प्लस, उसके बाद यहाँ पर कितना होगा ये 3/2, उसके बाद 4 का पावर 4, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे वैल्यू लिखते हैं, ऐसे चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं डायरेक्ट वैल्यू क्या। तो यहाँ पर 4 × 4 16, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 16 × 16, अरे यहाँ पर 4 का पावर 4 है ना भाई, तो 4 का पावर 4 16 × 16 होगा। उसके बाद यहाँ पर 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 का पावर 4 होगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, ठीक है। और यहाँ पर क्या है जे कैप,
प्लस 16 k कैप, ये आएगा इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर इस 3/2 को हम लोग अंदर भेज दें, अगर इस 3/2 को हम लोग अंदर भेज दें तो यहाँ पर कितना होगा, ये 3 और यहाँ पर नीचे में आएगा 2 और यहाँ पर 16 3 48, 48/2, 48/2। अब यहाँ पर ये 2 कटेगा भी और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो गया है ये, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 100 i कैप, 100 i कैप। फिर यहाँ पर क्या था, प्लस, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस 2 1 2, 2 8 16, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर 16 × 16 होता है 8 6 1, 6 8 14 246, तो ये हो जाएगा 246 × 3। तो इसको हम अभी एलसीएम लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 360 आना चाहिए, ठीक है। ये वाला टर्म को आप सॉल्व कीजिएगा, पक्का 360 आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड तो आता है, तो 360 j कैप और यहाँ पर प्लस 16 k कैप, प्लस 16 k कैप। ज़्यादा जरूरी यहाँ पर इंटीग्रेशन समझना है। अच्छा आंसर चेक करते हैं, यस द आंसर इज दिस ओनली, लेकिन यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 14 6 k कैप, यस द आंसर इज करेक्ट, द आंसर इज 100 i कैप प्लस 360 j कैप प्लस 16 k कैप। तो ऐसे आप इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं, इससे टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ पर लेंदी था, बाकी यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान था। हम लोग को बस सिंपल यहाँ पर क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। और कैसा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिमिट्स लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो अब चलिए गाइस हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, है ना। और यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में ये इसका पूछने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा इंटीग्रेशन ही करना है। हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं इस टॉपिक को ताकि आगे जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगे। अगर आपको यहाँ पर कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कमेंट में एक्सप्लेन करेंगे, कैसे भी एक्सप्लेन कर देंगे, या तो अगले वीडियो जो लाएंगे उसमें एक्सप्लेन पहले कर देंगे, तब आगे का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। चलिए गाइस तो हम लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपका थोड़ा सा वेक्टर डिफरेंशिएशन का जहां पर थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज होगा और जो थोड़ा मतलब हटके रहेगा और जिसका इस्तेमाल तो हम लोग पक्का करेंगे। चलिए तो उस पर चलते हैं हम लोग। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको थोड़ा थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ही है, बल्कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा क्या क्रॉस प्रोडक्ट ही है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको एक क्वांटिटी दिया है B, और इस B को आप मैग्नेटिक फील्ड समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और आपको बोला है कि अगर आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा dt के रिस्पेक्ट में तो इसका जवाब क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेक्टर डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। क्या फायदा उठाएंगे भाई, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है यहाँ पर d/dt, ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, और यहाँ लिखा हुआ है a क्रॉस b, यहाँ पर एक क्वांटिटी है a, दूसरा क्वांटिटी है b, या फिर आप इसको m क्रॉस b भी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको फिजिक्स वाला क्वांटिटीज लेके यहाँ पर समझा रहे हैं। m क्रॉस b, आपको पता है m का मतलब क्या होगा, m क्रॉस b, m का मतलब है यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट, m का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, और b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, IA, और इसका हम लोग डायरेक्शन किस देते हैं, राइट हैंड थंब रूल। खैर चलिए सब जानकारी के लिए आपका, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में तो आपको इस लेवल का जो फिजिक्स है वो सोच के चलना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो d/dt है वो इस सेकंड वाले टर्म के साथ ऑपरेट करेगा। यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पर आपको बता रहे हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन। ये चीज़ हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके होते हैं। ये जो आपको बता रहे हैं साइड में, ये हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो dt है पहले इस b के साथ जाएगा, तो यहाँ पर ये m ऐसे ही बाहर में रहेगा, वेट करेगा m, और ये dt किसके साथ जाएगा, b के साथ। तो यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये dt पहले इस b के साथ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dB/dt। फिर यहाँ पर बीच में लगेगा प्लस का साइन, बीच में किसका साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा बीच में। उसके बाद ये जो आपका d/dt है ये m के साथ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ये प्लस के बाद dm/dt क्रॉस b, और ये 20 बार वेट करेगा, क्योंकि ये पहले सेकंड वाले टर्म के साथ जाता है फिर उसके साथ। तो आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, तो हम लोग इसको थोड़ा सा एक तरफ कर देते हैं। देखिए अब दिखाई पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, यस। तो यहाँ से देखिए ये कैसे हम लोग किए, यहाँ पर क्या किए फिलहाल, है ना, समझाते हैं हम आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो
जो d बाई डी टी है पहले वो m के साथ गया, सॉरी पहले b के साथ गया, लास्ट वाले के साथ जाने के बाद ये m बाहर रहा, उसके बाद ये d m के साथ चल गया है। कितना आसान। चलिए देखिए वही चीज़ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर देखिए, पहले इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, d इन क्रॉस जी b भाई 3 है ना, और यहाँ पर d बाई डी टी। एक मिनट, इसको थोड़ा हम लोग पीछे करके लिखेगा, इसको पीछे ही करके लिखे तो सही लगेगा। पीछे करके इन द सेंस कि हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं डी बाई डी टी, और इसको लिख लें b क्रॉस डी बी बाई डी टी, और यहाँ बाहर में क्या है dt, बाहर में dt। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अरे भाई यहाँ पर डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर था, डबल डिफरेंशिएशन, तो एक डिफरेंशिएशन बाहर निकाल दिए, इसको फिर वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब वही नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वेक्टर डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी। अब देखिए कितना होगा, यहाँ पर पहले एक चीज़ पे ध्यान दीजिए आप कि ये जो dt है, और नहीं इसको ये चीज़ करने से पहले हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये यहाँ पर क्या है dt, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। ये पहले देखिए, ये जो d बाई डी टी है पहले किसके साथ जाएगा, इसके साथ, नहीं सॉरी लास्ट वाले के साथ। तो यहाँ पर ये b बाहर रहेगा, ये वाला जो b है वैसे ही बाहर रहेगा। उसके बाद ये इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर b बाई डी टी स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर बीच में प्लस। उसके बाद फिर यहाँ पर ये d बाई डी टी फर्स्ट वाले के साथ अब जाएगा, तो डी बी बाई डी टी फर्स्ट वाले के साथ गया, फिर क्रॉस लास्ट वाले के साथ जाएगा। तो लास्ट वाले के साथ जाएगा अगर ये देखिए यहाँ पर पहले ये फर्स्ट वाले के साथ गया, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर कैसे होगा, यहाँ पर जब ये इसके साथ जा रहा है तो यहाँ पर स्क्वायर हुआ और यहाँ भी स्क्वायर हुआ, ठीक है। फिर ये वाला टर्म किसके साथ गया, ये वाला टर्म अब फर्स्ट वाले के साथ गया, तो ऐसे ही रहेगा। और ये लास्ट वाला टर्म एज इट इज़ लिख दीजिए, डी बी बाई डी टी, वैक्टर लगा के तो चलना है, अभी वैक्टर होगा, ठीक है। पहले देखिए हम लोग क्या किए, पहले इस डी बाई डी टी को लास्ट वाले के साथ किए तो स्क्वायर लग जाएगा, तो और ये b ऐसे ही बाहर में रहेगा। उसके बाद फिर इस टर्म को किसके साथ किए, फर्स्ट वाले के साथ, तो फर्स्ट वाले के साथ किए और ये वाला एज इट इज रहेगा। इसको यूज किए यहाँ जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ साइड में। अब ध्यान दीजिएगा, सेम वेक्टर का यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा बाहर में यहाँ पर क्या होगा, dt, बाहर में dt होगा ना, ये वाला dt बाहर में, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। देखिए यहाँ पर दो सेम वेक्टर आ गया, ये भी सेम ये भी सेम। आपको पता है कि जैसे यहाँ पर अगर सेम वेक्टर रहे, मान लीजिए a क्रॉस a हम लोग करें, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा, मॉड ऑफ a साइन 0 डिग्री एंड साइन 0 डिग्री इज 0। या तो आप इसको डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0। लेकिन डॉट 0 नहीं आता है, क्योंकि डॉट में cos 0 आएगा, तो cos 0 तो 1 होता है। लेकिन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट जब भी कीजिएगा दो वेक्टर क्वांटिटी का, तो हमेशा 0। तो देखिए यहाँ पर दो सेम वेक्टर क्वांटिटीज का क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो सेम वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट, ये वाला टर्म क्या होगा, 0। तो यहाँ पर कितना बचेगा, इंटीग्रेशन b क्रॉस डी स्क्वायर b बाई डी टी, ठीक है, डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बाहर में क्या है, dt, बाहर में क्या है dt, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर हम लोग वापस घूम के आ गए, ठीक है। हम लोग शुरू किए थे यहाँ पर ऊपर से, जिसमें हम लोग d बाई डी टी को बाहर निकाले थे, और हम लोग घूम करके वहीं पर आ गए। तो इसको आपको इस स्टेप के बाद ऑपरेट कैसे करना है, देखिए अब हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पर पहले आपको यहाँ तक क्लियर है कि ये 0 हुआ, तब ये टर्म सॉल्व ऐसे सॉल्व होके यहाँ पर आया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका तो हमको आंसर चाहिए ना, तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। पहले इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, फिर इसको हम हटाते हैं अभी, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, तो यहाँ पर इसको आप आगे सॉल्व कैसे करेंगे वो हम बता रहे थे आपको। तो देखिए गाइस, अब हम लोग इसको यहाँ पर फाइनली सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये वाला जो क्वांटिटी है, इससे पहले वाला रिवर्स वाले स्टेप में जाइए, इसमें वापस जाइए, ये वाले स्टेप में वापस जाइए। इस स्टेप से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इस स्टेप के बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर dt दिख रहा है, जैसे हम लोग इसको ऐसे लिखें, इंटीग्रेशन डी बी क्रॉस डी बी बाई डी टी, ये होगा कैसे, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाला जो dt है ये dt और ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये वाला डिफरेंशिएशन और ये पूरा टर्म। तो हम लोग वही लिख रहे हैं यहाँ पर। अब आपको पता है, अभी आपको जस्ट बताए थे कि जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं dx का, तो उसका आंसर कितना आता है, x, और यहाँ पर प्लस c भी होता है। तो ठीक वैसे ही जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये तरीका है समझने का कि यहाँ पर जो क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर dx था, तो ये क्वांटिटी गया, सिर्फ क्या बचा, x। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या बचेगा, सिर्फ b क्रॉस डी बी बाई डी टी। तो था ये बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके एक्सप्लेन किया। ये कितना आएगा, प्लस सी का मतलब यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यहाँ पर एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हुआ, यहाँ पर लिमिट्स नहीं था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लेके चले, प्लस सी।
और यहाँ पर हमको ये सब अप्रोच इसलिए सिखाएं ताकि आपको समझ में आए कि ये जो क्वांटिटी है ये आया कैसे। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग इसको जब बाहर निकाले तो तब भी घूम के वही आया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया, वेक्टर डिफरेंशिएशन का। तो आपको आ रहा समझ में कि ये आया कैसे था। उसके बाद आपको इसी स्टेप में इसको डी को काट देना था और ये आपका इंटीग्रल निकल के आता। चलिए गाइस, तो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते हैं। तो चलिए गाइस, यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें आपको लिमिट्स इस बार रेडियन के टर्म्स में दिया हुआ है ना, इस बार रेडियन के टर्म्स में दिया हुआ है, और आपको बोला है 0 से लेके π/2 तक आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, है ना, लिमिट्स दिया हुआ है आपको इंटीग्रेशन का। तो मतलब इस समय क्या होने वाला है, हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पर t = 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो t = चलिए हम लोग 0 ही लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इस इंटीग्रेशन को जब डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो यहाँ पर 0 से लेके, और इस π/2 को 90 डिग्री भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर रेडियन के टर्म्स में ही आपको आंसर देना है, ठीक है। तो π/2, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, i कैप, तो i कैप को हम लोग बाहर कर देते हैं, और यहाँ पर कितना बचेगा, 3 भी बाहर जाएगा, यहाँ से 3 भी अंदर नहीं रहेगा, तो यहाँ पर 3 को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, sin t, और ये dt कहाँ जाएगा, अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, dt। उसके बाद यहाँ पर प्लस, फिर ये j कैप और 2 j कैप बाहर जाएगा, 2 j कैप गया बाहर, और यहाँ पर कितना है, cos t dt, और 0 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3i कैप। तो यहाँ पर sin t का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin t का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos t, अभी आपको स्टार्टिंग में बताए थे वीडियो का। तो sin t होगा माइनस cos t, और यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2 तक, प्लस यहाँ पर 2j कैप, फिर यहाँ पर cos t का इंटीग्रेशन कितना होगा, cos t का इंटीग्रेशन होगा sin t, तो cos t का इंटीग्रेशन sin t, और यहाँ पर लिमिट 0 से लेके π/2 तक। फिर आप इसको अपर लिमिट पुट कीजिए, लोअर लिमिट पुट कीजिए। चलिए तो इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर पहले कितना हो जाएगा, 3i कैप, फिर यहाँ पर पहले अपर लिमिट कितना होगा, π/2, तो यहाँ पर माइनस cos π/2, माइनस लोअर लिमिट कितना है, 0। तो यहाँ पर देखिए एक और माइनस आपको लगाना पड़ेगा, क्यों भाई, देखिए यहाँ पर पहले आप लोग क्या पुट किए, π/2, उसके बाद फिर पहले ये अपर हुआ माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए यहाँ पर माइनस पहले से है, तो वो पहले वाला माइनस आपको लिखना है, पहले से जो मौजूद है, और ये माइनस किसका है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये माइनस किसका है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला माइनस यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ये वाला प्लस है, तो इसको प्लस लिखिए, फिर यहाँ पर 2j कैप, उसके बाद यहाँ पर पहले क्या पुट करेंगे, t की जगह पे π/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, sin π/2, उसके बाद माइनस यहाँ पर कितना पुट करेंगे, 0, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा sin 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3i कैप, और यहाँ पर cos π/2 कितना होता है, 0, cos π/2 का वैल्यू 0, माइनस, फिर यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos 0 कितना होता है, 1, तो cos 0 का वैल्यू हम लोग यहाँ चिपका देंगे 1, फिर यहाँ पर प्लस 2j कैप, उसके बाद sin π/2 कितना होता है, 1, sin π/2 इज 1 एंड sin 0 इज 0। तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, 3i कैप प्लस 2j कैप। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द वेक्टर, ठीक है। ऐसे आपको इसको करना था, इवेलुएट। तो अब हम लोग अगला तुरंत क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर, पहले आप इसको छाप लीजिए। तो देखिए गाइस, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको जो g है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका वैल्यू दिया हुआ है। अब g तो आपका फिजिक्स में ऐसे कोई वेक्टर क्वांटिटी तो होता नहीं है, जैसे हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो वो भी कोई वेक्टर नहीं होता है। तो आपको आपके दिमाग में क्या कोई ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम लोग g से डिनोट करते हो, जो कि वेक्टर होता है? ऐसा तो कोई होता नहीं सिंबल जो हम लोग फिजिक्स में याद करते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं होता है जो g एक वेक्टर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अगर आपको पता है कि g जैसा कोई वेक्टर क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है तो आप कमेंट कीजिए। देखिए, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है, देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इसको सॉल्व करें, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, दिख टफ रहा है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और 0 से लेके π/4। आपको सबको पता है यहाँ पर कि π/4 का मतलब कितना होता है, पाई का वैल्यू मतलब 180 डिग्री अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा ये 180/4, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 2 2 4 होगा, उसके 2 9 18, तो कितना आएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो π/4 का मतलब 45। चलिए इसको हम लोग इवेलुएट करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आप इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा, पहले यहाँ पर देखिए g का वैल्यू डालिए। g का वैल्यू कितना है, i कैप cos t, उसके बाद प्लस j कैप sin t, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर ये j कैप है,
जे कैप साइन टी। उसके बाद देखिए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग क्या किस में लेते हैं, डॉट में। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जी का, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको साइड में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जी बाई डी टी इसको जब कीजिएगा तो कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आएगा, देखिए ये आई कैप बाहर होगा और कॉस टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन टी, उसके बाद प्लस यहाँ पर जे कैप ऐसे ही रहेगा, उसके बाद साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस टी। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन आया, तो इस क्वांटिटी को हमको कहाँ चिपकाना है, यहाँ पर इस डिफरेंशिएशन की जगह पे। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ऐसे आप पेपर में कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो डी जी बाई डी टी का वैल्यू कितना आया, यहाँ पर माइनस आई कैप साइन टी, उसके बाद यहाँ पर क्या है प्लस जे कैप कॉस टी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में करना है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो उसको हम लोग चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, dt छूट गया, dt के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे फिर, चलिए इसको हम लोग हटाते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। यहाँ पर dt, देखिए यार जो dt है उसको हम लोग यहाँ पर लिखे। ठीक, आगे देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो आपको पता है कि पहले आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर पहले आप इसको किसके साथ डॉट कीजिएगा, इसके साथ। तो आई कैप कितना होगा 1 कॉस टी इंटू साइन टी इज कॉस टी साइन टी। अब देखिए यहाँ पर माइनस भी है, तो उस माइनस को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, जे कैप कितना होगा 1, और यहाँ पर कितना होगा साइन टी कॉस टी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन टी इंटू कॉस टी, और यहाँ पर बाहर में क्या है डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ पर सोचिए आप एक बार कि इंटीग्रेशन करना भी है कि नहीं करना है। देखिए यहाँ पर ये कॉस टी साइन टी है, तो ये तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा भाई इससे। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, लिमिट था 0 से लेकर π/4। तो यहाँ पर जब ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा इंटू डी टी, तो भाई ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं, आंसर से कितना आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर ये 0 आ गया। अब 0 का इंटीग्रेशन तो होता नहीं भाई, अगर यहाँ पर 1 आता तो सोचते हम लोग dt का इंटीग्रेशन t करते हैं, तब लिमिट पुट करते हैं, लेकिन यहाँ तो इसको कैंसिल करके 0 आ रहा है, तो इसलिए इसको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे, जल्दी से आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। और देखिए यहाँ पर पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, यहाँ पर a क्रॉस b हम लोग करेंगे। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आपका बीएससी फिजिक्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि आपका जो वेक्टर डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। चलिए गाइस, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप इसको कॉपी कीजिए। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो आपको अगला क्वेश्चन दिया वो ये है, और यहाँ पर आपको पहले a क्रॉस b करना है। ठीक है, पहले आपको यहाँ पर क्या करना है a क्रॉस b। तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता तो हम आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आइडिया भी दे देंगे। पहले आप एक काम कीजिए कि आप a और b को क्रॉस कर लीजिए, पहले आप इस a और b को क्रॉस कीजिए, इसको क्रॉस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको तब आप इंटीग्रेट कीजिए। ऐसे करिए तो स्टेप बाय स्टेप सही लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले यहाँ पर किसका यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए, डिटर्मिनेंट्स मेथड का। हालांकि आप डायरेक्ट भी क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा अजीब होता है ना, मतलब उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए हम लोग इसी को यहाँ पर यूज करेंगे, यही बल्कि ईजी, बल्कि आई कैप और यहाँ पर क्या होता है जे कैप, और यहाँ पर हम लोग किसका टर्म लिखते हैं के कैप का। ठीक है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, इसको लेते हैं नेगेटिव, और इसको क्या लेते हैं पॉजिटिव, ऐसे करके हम लोग यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले ए वाला टर्म क्या है, ए वाला टर्म में पहले यहाँ पर t है, उसके बाद यहाँ पर क्या है माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे माइनस टी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर क्या है t माइनस 1, देखिए ये वाला है ना के कैप का वैल्यू कितना है t माइनस 1, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे t माइनस 1। उसके बाद यहाँ पर फिर देखिए b वाले कंपोनेंट में देखिए सबसे पहले यहाँ पर a है ना, तो a का वैल्यूज, फिर b है तो b का वैल्यूज अब हम लोग लिखेंगे। तो b का वैल्यूज यहाँ पर क्या है 2t स्क्वायर और 6t, के कैप यहाँ पर दिया हुआ है 6t, और ये वाला कंपोनेंट 0 है क्योंकि ये तो है ही नहीं ना b में तो आई कैप और के कैप है ना, और b का वैल्यू में कितना दिया हुआ है 2t स्क्वायर। तो यहाँ से फिर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहले हम लोग किसके अलॉन्ग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पहले हम लोग आई कैप के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका ये कॉलम लेंगे और ये वाला रो लेंगे, तो ये बाकी चारों बच गया। तो इन्हीं चारों में हमको खेल खेलना रहता है। पहले यहाँ पर हम लोग आई कैप लिए, तो आई कैप लिख लेते हैं, प्लस का आई कैप होता है राइट, यहाँ पर हम लोग प्लस का आई कैप लेके चलते हैं। ठीक है, तो आई कैप हुआ, अब ये आई कैप का ये कॉलम हुआ, ये रो हुआ, तो इसको देखिए ये कॉलम और ये रो उसको छुपा दिए, तो ये चारों नंबर बचा। तो पहले इसको इससे करना है, ये बहुत मिस्टेक होता है, आपको हमेशा लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करना पहले, उसके बाद फिर ये वाले को इससे कीजिएगा। तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ 60 इंटू माइनस टी स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, उसके बाद ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दिस इंटू 0 0। फिर यहाँ पर आइए अब जे कैप पे, तो जे कैप पे पहले क्या है माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप लिख लीजिए। उसके बाद जे कैप का कॉलम और जे कैप का रो को छुपा दीजिए। ये जे कैप का कॉलम हुआ, ये वाला जे कैप का कॉलम हुआ ये, और ये वाला पार्ट आपका जे कैप का रो हो गया, ये जे कैप का रो। तो बचेगा कौन, ये 1 2 3 4, ये चारों नंबर बचेगा।
तो आप इन्हीं चारों नंबर के अंदर क्या कीजिए, खेल कीजिए यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा माइनस जे कैप। पहले आपकी क्या कीजिएगा कि ये 6t को इससे कीजिएगा तो कितना होगा 6t इंटू टी, है ना, 6t इंटू टी, फिर यहाँ पर माइनस, फिर ये वाला टर्म इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2t²। अगर आपको नहीं आता है ये तो आपको देखना चाहिए। फिर यहाँ पर ये प्लस के कैप, ठीक है। अब हम लोग के कैप वाला काम कर रहे हैं, तो के कैप का ये कॉलम हुआ और के कैप का ये वाला रो हुआ, तो ये चारों नंबर फिर बचेगा। तो इसको जब आप इससे कीजिएगा तो 0 होगा, और ये वाले टर्म को किससे करना है, इस वाले से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2t। पहले देखिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई किए, राइट, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 0, फिर माइनस बीच में, फिर ये वाला नंबर इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2t² इंटू -t², ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन होगा, क्लियर। ऐसे मैट्रिक्स हम लोग को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से रिजल्ट आएगा आई कैप, उसके बाद यहाँ पर 6t इंटू टी, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6t³, फिर यहाँ पर माइनस का, उसके बाद ये माइनस क्या है जे कैप, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस जे कैप। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा 60², तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 60²। उसके बाद यहाँ पर ये माइनस है ना, पहले ये 2t² इसके साथ, फिर इसके साथ, तो कितना हो जाएगा -2t³ हो जाएगा, राइट, हाँ क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये माइनस, ये मतलब 2t² यहाँ 1 के साथ जाएगा, कितना हो जाएगा 2t², ठीक है। तो ये आएगा आपको सॉल्व करके। 1 मिनट, ये अंदर गया तो यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। वीडियो में आपको दिख रहा है ना सब, यस एवरीथिंग इज विजिबल, करेक्ट। तो इतना आया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है हम लोग को, इसके बाद हम लोग इस पे आते हैं। अब तो यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है के कैप, और फिर ये कितना है 2t इंटू 2t² कितना हो जाएगा 2t⁴, ठीक है। तो ये आया आपका, इसको सॉल्व करके इतना आया, ठीक है। अब आप इसको प्लस कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -6t³ आई कैप माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा जे कैप। उसके बाद इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 + 2 इज़ 8, तो 8t² -2t³, ठीक है, 8t² -2t³। उसके बाद यहाँ पर प्लस 2t⁴ के कैप। तो ऐसे आपको इसको इवेलुएट करना है, ठीक है। अब चलिए इसको, अब जो आंसर आया है इसको यहाँ पर देखिए a×b आया ना, अरे भाई a×b आया ना, इस a×b को आपको यहाँ पर चिपका देना है, उसके बाद इसको इंटीग्रेट अब करना है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम इसको हटाते हैं, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ से फाइनली इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, हम लोग यहाँ पर देखिए अब इसको लिखते हैं इस इंटीग्रल को। तो यहाँ से इंटीग्रल कितना है मेरे पास 0 से लेके 2 तक, और ये a×b का ये हम लोग वैल्यू निकालें, तो इस a×b को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, कितना निकला है यहाँ पर -6t³ जे कैप, और यहाँ पर आई कैप भी है, अरे भाई ये वाला आई कैप, उसके बाद यहाँ पर जे कैप, फिर ये कितना है 8t² -2t³, उसके बाद यहाँ पर जे कैप बाहर में लिख दिया हम लोग, फिर प्लस 2t⁴ के कैप, और यहाँ पर बाहर में क्या है dt, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बाहर में dt, ठीक है। ऐसे इसको हम लोग को करना है। वीडियो में आपको क्लियर दिख रहा है सब, यस एवरीथिंग इज विजिबल। तो अब यहाँ से देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, यहाँ से ये 0 से लेके 2 तक। अब देखिए यहाँ पर ये dt पहले इसके साथ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, चलिए। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -6t⁴/4। देखिए यहाँ पर t⁴ था ना, तो t⁴/4, और यहाँ पर आई कैप एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब देखिए यहाँ पर 8t² है, तो 8t² का इंटीग्रेशन होगा 8t³ माइनस 2t⁴/4, और यहाँ पर क्या होगा बाहर में जे कैप, बाहर में क्या होगा जे कैप। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 2t⁵5/5, ठीक है। ऐसे इसको हमको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर बाहर में dt चला गया, और यहाँ पर लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है इंटीग्रल का 0 से लेके 4 तक, सॉरी 2 तक, 0 से लेके 2 तक, लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन इज 0 से 2, ठीक है। तो यहाँ से t⁴ 4 2 3, उसके बाद सही है, यहाँ तक सही जा रहा है, हाँ करेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पर से के कैप छूट गया, देखिए के कैप छूट गया, तो के कैप हम लोग लिख लेते हैं। पहले अपर लिमिट कितना पुट होगा 2, और ऑब्वियसली लोअर लिमिट अपने पुट कीजिएगा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 2 4, और यहाँ पर 2 3 6, तो ये हो जाएगा -3, t का वैल्यू कितना है 2⁴, अपॉन नीचे में क्या है 2, और यहाँ पर क्या है आई कैप। उसके बाद यहाँ पर -8, t का वैल्यू कितना है t⁵ -3, उसके बाद ये माइनस अंदर गया तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद ये 2 अंदर 2 2 2 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा t की जगह क्या पुट कीजिएगा 2, क्योंकि यहाँ पर लिमिट कितना है 2। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 2⁴ अपॉन नीचे में क्या 2,
ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? ओके। अच्छा यहाँ पर अगर हम इसको माइनस को नहीं भेजे तो यहाँ पर माइनस जे कैप लिख सकते हैं ऐसे, बाद में माइनस को भेज देंगे। तो यहाँ पर जे कैप प्लस यहाँ पर टी का वैल्यू कितना 2, तो यहाँ पर टी के जगह, इस टी की जगह फिर से क्या चिपकाइए 2, और यहाँ पर टी का पावर कितना होगा 5 अपॉन नीचे में 5, और यहाँ पर बाहर में क्या के कैप। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे हमको इसको कैसे इवेलुएट करना है, पहले हम इसको हटाते हैं, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर हमको ये -3 और ये देखिए 2 से 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, कैंसल, सत्यानाश। अब देखिए आगे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 3, और यहाँ पर क्या है आई कैप, उसके बाद प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, उसके बाद यहाँ पर माइनस है ना, उसके बाद यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर क्या करना है 8, यहाँ पर 2 का पावर 3 है राइट, तो ये हो जाएगा 8 × 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2 कितना होता है 4 × 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 2 × 2 4, और यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 अपॉन नीचे में 3, फिर यहाँ पर ये माइनस यहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, उसके बाद ये 2 का पावर 4 कितना होगा 16, और नीचे में क्या होगा 2। ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर माइनस क्यों बार बार हम लेके जा रहे हैं, माइनस रहने दो, और यहाँ पर क्या है बाहर में जे कैप, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 का पावर 5 इज 2 to the 4 and 2 to the 4, 4 for 16 and 16 to the 32, तो कितना हो जाएगा 32/5 के कैप। ठीक है, ये आएगा आपका 32/5 के कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग और इवेलुएट करते हैं, तो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 विच इज 2 to the 4 and 4 to the 8 है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 × 3, तो 8 to the 24, और ये माइनस है सही है, तो माइनस आई कैप, उसके बाद यहाँ पर माइनस, ये 3 to the क्या हो जाएगा 6, और ये 64, तो 64 - 16, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3, और नीचे में 3 2 6, अरे भाई एलसीएम 3 और 2 का, और यहाँ पर ये कितना है जे कैप, उसके बाद प्लस 32/5 वॉट के कैप। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा वो आप कमेंट करके बताइए, इसका फाइनल आंसर 32/5 के कैप यहाँ पर आ रहा है, और 32/5 के कैप, 2 का पावर 5 इज 2 to the 4 and 2 to the 4 and that is 16 and 16 into 2 is 32। so यहाँ पर 32 × 2 भी तो हम लोग को करना होगा भाई, यहाँ पर 32 है और यहाँ पर पहले से 2 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 × 2 इज 2 to the 4 and 2 to the 6, तो यहाँ पर 64 आएगा, करेक्ट, यहाँ पर 64 आएगा। बाकी सारा कैलकुलेशन एकदम यहाँ पर करेक्ट है, और यही आपका आंसर आना चाहिए बेसिकली। ये बीच वाला आप सॉल्व करके कमेंट में बताइए कि कितना आएगा ना, बाकी ये सारा माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये सारा अरेंजमेंट ऐसे ही। ठीक है, ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं है ना, जिसमें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, उस पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस लेंगे। आपका ये जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर के ऊपर, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सब जो इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, इसका बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये सब क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और वो शायद क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा। ठीक है, सो चलिए गाइज, इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपके एग्जाम में आने लायक है ना, आपको भी ये क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि इसका आंसर कितना आएगा। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, हम आपको क्वेश्चन बताते हैं यहाँ पर। हालांकि ये थोड़ा 11th के कंसेप्ट पे बेस्ड है ना, 11th के कंसेप्ट मतलब कि यहाँ पर 11th का एक फॉर्मूला यूज होगा और आप बहुत फेमिलियर होने चाहिए उस फॉर्मूला से। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स को बहुत ही स्ट्रांग करना है, बाहुबल बनाना है, तो आपको वो फार्मूला जरूर आना चाहिए। तो वो फार्मूला ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि हम आपको अगर डिस्प्लेसमेंट दे दें, मान लीजिए हम आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दे दें t² + 1 और हम आपसे पूछ ले वेलोसिटी, तो आप क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा कि सर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, मतलब मेरा मतलब ये है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल टाइम, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, तो यहाँ पर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे हैं। अब ये एस का एक्सप्रेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट को हम लोग आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स भी लिख सकते हैं, सब चलेगा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं आप, ऐसा कोई बात नहीं है, इसके ऊपर वेक्टर आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू दिया हुआ है t² + 1 और नीचे में क्या है dt, तो t², तो t² का इंटीग्रेशन कितना होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है ना, तो डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो आंसर कितना है 2t है ना। तो ये वेलोसिटी आ गया। अब ये वेलोसिटी है, अब इस वेलोसिटी से हम आपको एक्सेलरेशन निकालने बोले तो आप बोलिएगा कि सर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, सॉरी मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब स्मॉल वेलोसिटी बाय स्मॉल टाइम। तो आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा 2, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो 2 आ जाएगा। तो 2 मीटर
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द वेलोसिटी, और सॉरी एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी कितना आया था मीटर पर सेकंड, है ना, 1 होता है, यहाँ पर पावर 2 होता है, या साइन यूनिट सही। लेकिन अगर देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है, यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट दे के एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, यहां पर आपको एक्सेलरेशन दिया और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब कि उल्टा उल्टा काम करना है। तो डिफरेंशिएट यहां पर हम लोग तब करते हैं, ये प्रोसेस यानी कि डिफरेंशिएशन तब करते हैं जब हमको डिस्प्लेसमेंट दे के एक्सेलरेशन पूछता है, और जब एक्सेलरेशन दे के डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, यानी कि देखिए यहां पर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन दे करके वो भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है एक्सेलरेशन आपको, ये वाला देखिए वेक्टर फॉर्म में नहीं है, यहां पर आई कैप जे कैप नहीं है, और ये जो आपको एक्सेलरेशन दिया है वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, और ये एक्सेलरेशन देके आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, रिवर्स प्रोसेस करना है, तो ये डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन तक पहुंचे। तो अगर रिवर्स प्रोसेस करना है, मतलब एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। चलिए गाइस, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो आप इसको पहले छाप लीजिए, ये प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां पर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा फाइनली, ये आपको बताते हैं। देखिए यहां पर एक्सेलरेशन से कहां तक, पहले आपको वेलोसिटी निकालना है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम लोग अगर वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालेंगे, तो देखिए वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकलता है, लेकिन एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। चलिए तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पर वही वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे पहले कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्मॉल वेलोसिटी बाय स्मॉल टाइम, उसके बाद ये dt को इधर भेज दीजिए, यानी कि टाइम को इधर भेज दीजिए, तो dv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a dt। अब यहां पर आप बोथ साइड क्या कीजिए, इंटीग्रेशन, है ना, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, bs मतलब बोथ साइड्स। तो कितना हो जाएगा यहां पर, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a dt। अब आपको पता है कि dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, v, तो dv का इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a dt। तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। तो यहां पर अगर आप इस एक्सेलरेशन को, एक्सप्रेशन को पुट कीजिएगा और उसको इंटीग्रेट कीजिएगा विद इन द लिमिट्स, या फिर बिना लिमिट्स के भी कीजिएगा, मतलब लिमिट्स नहीं लेना है, लिमिट्स नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा, लिमिट्स का तो आपको कोई जानकारी दिया नहीं है। तो यानी कि यहां पर जब इंटीग्रेट करके जो प्लस सी आएगा, उसका भी वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम यूनिवर्सिटीज में आ सकता है। चलिए तो हम लोग यहां पर ए का वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए यहां पर अगला चीज डिस्प्लेसमेंट पूछा है, यानी कि ये एस, डिस्प्लेसमेंट को आप आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहां पर एस ही लेके चलेंगे डिस्प्लेसमेंट को। तो अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो सिर्फ वैसे ही, फिर से वैसे ही करना है, इंटीग्रेशन। देखिए यहां पर अगर हमसे वेलोसिटी पूछा था तो हम लोग एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए पहले ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया ना, कौन सा, ये वाला, यहाँ जो था फॉर्मूला, वैसे ही यहाँ पर ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करते हुए फॉर्मूला होता है ना, ds बाई dt। तो आप dt को इधर भेज दीजिए, तो v dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ds। अब आप इसको फिर से बोथ साइड क्या कीजिए, इंटीग्रेट, बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिए, तो ds का इंटीग्रेशन क्या लिखिएगा, s, फिर यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन v dt। तो देखिए जब आपका वेलोसिटी निकल जाएगा इससे, तो ये वेलोसिटी का वैल्यू निकाल लीजिएगा पहले, उसी वेलोसिटी को जो निकलेगा उसको यहाँ चिपका दीजिएगा ये वेलोसिटी को, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन के हेल्प से इस न्यूमेरिकल को हम लोग उड़ा देंगे। चलिए गाइस, तो आप इसको छापिए, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को हम लोग इंटीग्रेशन से उड़ा देते हैं। चलिए तो चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। और देखिए यहाँ पर आपको वही जो फॉर्मूला हम बताए हैं, यहाँ पर क्या करना है, v इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन में कैमरा में आपको विजिबल, हाँ बिल्कुल विजिबल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं उसको, v इज इक्वल्स टू a dt। तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको चिपका दीजिए। क्या दिया हुआ है एक्सेलरेशन का वैल्यू, 8 cos 2t। 8 cos 2t, और यहाँ पर क्या है, आई कैप माइनस 4 sin 2t जे कैप प्लस 8t के कैप, ठीक है, यही दिया हुआ है। और यहाँ पर फिर बाहर में क्या है, dt, यहाँ पर बाहर में क्या है, dt, है ना, ये वाला dt चिपका दिया। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पर पहले ये 8 बाहर जाएगा, cos 2t, देखिए यहाँ पर हमको साइड में बताते हैं, cos 2t का अगर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो cos t का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin t, यहाँ पे पहले sin t लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये आप dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा टर्म होता है इंटीग्रेशन के हिसाब से उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर cos 2t का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin 2t, और ऑब्वियसली ये आई कैप बाहर किए होंगे हम लोग, और ये dt को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, dt को एक बार इसके साथ, dt को एक बार इसके साथ, सबके साथ मल्टीप्लाई किए होंगे, वो सब पता है आपको। डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये cos 2t का sin 2t, और यहाँ पर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि देखिए जो कांस्टेंट टर्म है उसको नीचे डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेशन का ये रूल है, ठीक।
अब यहाँ पर ये आई कैप ऐसा ही का ऐसा ही, फिर यहाँ पर -4 साइन 2t का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन 2t का इंटीग्रेशन कॉस 2t, लेकिन किसका, माइनस का, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो उल्टा होता है ना। तो साइन 2t का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस 2t, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस को ये यहाँ पर देखिए साइन 2t का कितना आएगा, माइनस कॉस 2t, तो वो माइनस जाके यहाँ पर क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और यहाँ पर ये जे कैप होगा, और देखिए इसका भी 2 एक्स्ट्रा है, तो उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, पूरा होल डिवाइड करना है, ठीक है। ये एंगल है, ये एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। अब यहाँ पर देखिए ये 8 बाहर जाएगा, और t का इंटीग्रेशन कितना होगा, t²/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाहर में, के कैप, ये वाला के कैप है ना, ठीक है। तो ये आया इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिमिट्स नहीं लेके चले हैं, तो लिमिट्स नहीं है, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, +c, क्या लिखना पड़ेगा, +c वेक्टर, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर +c का वैल्यू निकलेगा कैसे, हम आपको बताएंगे अभी +c निकालना कैसे, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली ये मेरा वेलोसिटी आया। अब देखिए यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 2 × 2 2 to the 4, उसके बाद यहाँ 2 × 2 2 to the 4, उसके बाद 2 × 2 2 4 8, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 sin 2t आई कैप प्लस 2 cos 2t जे कैप प्लस 4t² के कैप, उसके बाद यहाँ पर प्लस क्या होगा, c वेक्टर, और ये आया मेरा वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर लेके चलिए, एक्सेलरेशन को भी वेक्टर लेके चलिए, सब वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में ही दिया हुआ है ना, तो इसलिए सारे का आपको वेक्टर फॉर्म में लेके चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले आपको c निकालना है, क्योंकि आपको वेलोसिटी पूछा है ना, आपको थोड़ी बोला है कि वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर्म में बताइए, आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी बताना है यहाँ पर। तो एग्जैक्ट वेलोसिटी बताना है, तो यहाँ पर ये c का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपको देखिए एक चीज़ यहाँ पर खास दिया हुआ है कि टाइम t = 0 पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आर 0। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर टाइम देखिए, ये जो वेलोसिटी है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना, टाइम पर डिपेंड क्यों कर रहा है सर, टाइम पर डिपेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि देखिए इसका एक्सप्रेशन में यहाँ पर t आ रहा है ना, तो यहाँ पर t का वैल्यू आपको 0 डालेंगे, t का वैल्यू जब आप यहाँ पर 0 डालिएगा, तो यहाँ पर जब 0 डालिएगा तो इसका वैल्यू देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर t को 0 डाल दिए मान लीजिए, तो ये बोला जा रहा है कि जैसे ही आप ये t को 0 सेकंड दीजिएगा तो उस समय वेलोसिटी 0 आएगा। और सही बात भी है, अगर आपका टाइम ही 0 है तो आदमी चला कैसे, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जब कार चलता है तो उसके पास क्या आता है, वेलोसिटी, स्पीड जैसा चीज़ फिजिक्स में नहीं होता है, क्योंकि स्पीड यहाँ पर स्पीडोमीटर के लिए होता है, तो इसलिए जब कार चलना शुरू करेगा तो उसके पास वेलोसिटी आएगा। अब कार को टाइम ही नहीं लगा तो टाइम 0 पे वेलोसिटी क्या होगा, 0, ये तो फिजिक्स का कंसेप्ट है। तो यानी कि यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको t दिख रहा है वहाँ क्या पुट कीजिए, 0, तो यहाँ आप t = 0 पुट कीजिएगा तो साइन 0 आएगा, एंड साइन 0 = 0, तो ये टर्म तो गया। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 2t, तो t की जगह फिर 0, तो यहाँ पर 2t तो 0 होगा, तो cos 0 कितना होता है, 1, यहाँ पर जब t को आप 0 पुट कीजिएगा तो 2 × 0 0 होगा, और cos 0 कितना होगा, 1, तो यहाँ पर 2 जे कैप बचेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस, एक मिनट यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं, सब सही है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर प्लस, उसके बाद 4 × t का वैल्यू 0, तो यहाँ पर 0 होगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, +c वेक्टर, और इधर भी क्या है, 0 है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 2 जे कैप, अरे भाई ये वेलोसिटी का वैल्यू भी 0 ना, तो यहाँ से ये 2 जे कैप को इस तरफ भेज दीजिए, तो 2 जे कैप को जब आप इस तरफ भेजिएगा तो कितना हो जाएगा, -2 जे कैप = c वेक्टर। तो ये लीजिए आपका c, और देखिए c एक वेक्टर है, यहाँ प्रूफ हो गया, ये चीज़ यहाँ सबूत आपके सामने मौजूद है कि c यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी था। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि यहाँ पर जो c होगा, यानी कि जो कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, वो भी वेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें वेक्टर का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए c का वैल्यू आ गया है। अब ये c का वैल्यू को आप इस इक्वेशन में चिपका दीजिए, ये जो आपका c का वैल्यू आया है उसका ये वाले इक्वेशन में चिपका दीजिए। देखिए यहाँ पर c चाहिए था ना, तो उस c का वैल्यू आपके सामने आ चुका है, और c को यहाँ पर आप जब चिपकाइएगा तो आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के उस c को यहाँ पर चिपका देते हैं, और वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट, सो कम ऑन लेट्स डू इट। तो यहाँ पर इस c का वैल्यू आया है, द वैल्यू ऑफ c इज, यहाँ पर देखिए पहले इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, और ये जो c का वैल्यू निकाले उसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। ओ माय गॉड, हाँ, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये जो वैल्यू आया है इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन 2। तो आपको लिखना पड़ेगा कि पुटिंग 2 in 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1, ठीक है, वो सब आप कर सकते हैं, उतना अंडरस्टूड है आपको।
तो यहाँ से फाइनली जब आप इसको पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू 4 sin 2t आई कैप प्लस, यहाँ पर देखिए एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब आप जे कैप वाला कंपोनेंट यहाँ सी का वैल्यू जब आप डालिएगा -2 जे कैप, चलिए कर ही देते हैं यहाँ पर, पहले इसको लिखते हैं यहाँ पर 2 cos 2t जे कैप, उसके बाद यहाँ पर प्लस 4t² के कैप, उसके बाद सी का वैल्यू कितना है -2 जे कैप, -2 जे कैप, तो सी का वैल्यू हम लोग -2 जे कैप डाल दिए। अब आप इसको अरेंज कीजिए, देखिए यहाँ पर ये जे कैप और ये जे कैप वाला टर्म साथ में लिखाएगा ना, वेक्टर का रूल है कि जे कैप को जे कैप के साथ लिखो और के कैप को के कैप के साथ लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 4 sin 2t आई कैप, 4 sin 2t आई कैप प्लस 2 cos 2t, और देखिए इस 2 को जब हम लोग साथ में इसके लिखेंगे तो यहाँ से देखिए ये 2 और 2 कॉमन जाएगा, तो यहाँ पर अंदर cos t -1 बचेगा। इतना मैथ सबको आता है, इतना मैथ्स रिक्शा वाला को भी आता है। तो यहाँ से देखिए ये cos 2t रहेगा, यहाँ से 2 कॉमन गया और यहाँ से भी 2 कॉमन गया, और यहाँ पर बाहर में क्या होगा, जे कैप प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4t² के कैप, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। अब आपका जब वेलोसिटी आ गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो चलिए गाइस, जब हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं यहाँ से, तो इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन तो निकल गया है, हम लोग यहाँ पर अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेलोसिटी की हेल्प से, ठीक है। तो चलिए गाइज, यहाँ पर हम लोग अब निकालते हैं यहाँ से आपका एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी आया उसको क्या कर मार दीजिए, इंटीग्रेट। ये भी देखिए टाइम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है और टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अब सिंपल आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, और वो भी इनडेफिनिट ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स तो नहीं दिया है ना आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए भी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 4 sin 2t, और यहाँ पर कितना है, आई कैप, तो यहाँ क्या लिखिएगा, आई कैप। उसके बाद ये पूरा टर्म लिख लीजिए, +2 cos 2t, यहाँ पर ये 2 बाहर में, और यहाँ पर -1 जे कैप प्लस 4 के कैप, यही है, ठीक है। सॉरी प्लस 4t² के कैप प्लस 4t² के कैप, और यहाँ पर बाहर में एक मिनट, ये ब्रैकेट यहाँ कैसे है, कैसे है, यहाँ पर बाहर में क्या होगा, dt, यहाँ पर होल में क्या होगा, dt, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4 बाहर जाएगा, और sin 2t का इंटीग्रेशन कितना होगा, 4 बाहर गया, sin 2t का इंटीग्रेशन cos 2t, लेकिन किसका, माइनस का cos 2t, और ये वाला जो 2 रहेगा एक्स्ट्रा उसको क्या करना है, डिवाइड मार देना है, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई कैप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस, उसके बाद 2, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर cos 2t है, आ रहा है ना समझ में आपको, ये 2 ऐसे ही बाहर रहेगा, प्लस cos 2t का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin 2t/2, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 2 है भाई उसको डिवाइड करना है। फिर यहाँ पर देखिए ये 1 का इंटीग्रेशन t होगा, कैसे हो रहा है सर बताइए थोड़ा डिटेल में, ठीक है बताते हैं। देखिए इसको इंटीग्रेट करना था, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर cos 2t, और यहाँ पर देखिए -1 है, और यहाँ देखिए ये जो dt है वो इसके साथ गया, फिर ये dt इसके साथ गया, फिर ये dt इसके साथ गया, तो dt जब यहाँ गया होगा तो यहाँ पर cos 2t का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin 2t, और ये 2 डिवाइड हुआ होगा। उसका dt जब यहाँ गया होगा तो माइनस लिखेंगे, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, तो इसलिए देखिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस, उसके बाद 4t², तो 4t² का इंटीग्रेशन कितना होगा, 4t³/3, और यहाँ पर क्या होगा, के कैप, ठीक है। तो ये अच्छा, यहाँ पर प्लस सी भी होगा, प्लस सी इसलिए क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर आपको इनडेफिनिट, क्योंकि आप यहाँ पर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको भी आप वैसे लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, है ना, क्योंकि आप यहाँ पर इनडेफिनिट वे में इस इंटीग्रल को इवेलुएट कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए सी का वैल्यू कैसे आएगा, तो आप सी का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो टी को क्या पुट कीजिए, 0। देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि टी को आप 0 पुट कीजिएगा तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों 0 होगा। ऑब्वियसली आप दिमाग से सोचिए, जब आप यहाँ पर टाइम को 0 पुट कर रहे हैं, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, आप टाइम आपको लगा ही नहीं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली क्या होगा, 0। ये तो फिजिक्स का 9th क्लास का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हम लोग जब 0 पुट करेंगे तो ये सारे में 0 पुट करेंगे, तो पहले इसको थोड़ा हम लोग और कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 2 1 = 2, 2 2 = 4 होगा। कॉस यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos 0 जब यहाँ पुट किया तो cos 0 1 होता है, तो यानी कि यहाँ पर बचेगा -2 आई कैप,
ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए साइन 0 0, ये भी टर्म 0, उसके बाद ये भी टर्म 0 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या है प्लस सी वेक्टर, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 0 ही है, पता है आपको, क्योंकि बताए ना भाई, जब टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो यानी कि यहाँ पर से सी का वैल्यू कितना आ जाएगा +2i। देखिए आप 2i को इस तरफ भेजिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो +2i आया, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल समझिए, ये वाला जो टर्म 0 है ना, इक्वल टू 0 है, तो आप 2 देखिए ये पूरा टर्म 0 हो गया ना, सिर्फ देखिए ये वाला बचा, सिर्फ ये बच गया, तो ये बच गया तो उसको यहाँ लिख दिए, उसके बाद +c था तो +c, अब यहाँ से ये c निकालना था, तो इस वाले टर्म को आप देखिए इधर ये वाला क्या आया, ये वाला जो आपका RHS है, सॉरी LHS है, वो 0 आया ना, तो 0 की तरफ इसको भेजिएगा तो c वेक्टर का यानी कि कांस्टेंट जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट उसका वैल्यू कितना आएगा 2i। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो ci आया है उसको आप कहाँ पुट कर दीजिए, ये वाले इक्वेशन में। चलिए इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो आपको लिखना पड़ेगा फिर से वही कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी, है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 सॉरी माइनस है, तो -2 और यहाँ पर क्या है cos 2t, और यहाँ पर फिर क्या है i कैप, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 sin 2t अपॉन 2 - t। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और चीज़ कि यहाँ पर देखिए 2i कैप के टर्म में आया है ना, तो यहाँ पर आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 2i कैप, मतलब इसके साथ आपको ऐड करना पड़ेगा। अरे भाई मेरा बोलने का मतलब ये है कि चलिए आपको ऊपर लिख के दिखाते हैं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको अब आई कैप वाले टर्म को साथ में लिखना है ना, तो कैप वाले टर्म को अगर साथ में लिखना है तो ये जो एक्सप्रेशन आया पहले यहाँ पर लिखिए 2 in 1, पुटिंग 2 in 1, तो जब आप 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये वाला डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर कितना है -2 और यहाँ पर कितना है cos 2t, है ना। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस क्या है 2, प्लस है यहाँ पर 2, और यहाँ पर देखिए i कैप, तो ये पूरे में क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग i कैप, ये पूरे में क्या लिखेंगे यहाँ पर i कैप, क्योंकि भाई i कैप, भाई ये जो c का वैल्यू है यहाँ पर c का वैल्यू आप चिपकाएं 2i कैप, अब ये 2i कैप और ये वाला i कैप जुड़ेगा तो इतना आएगा, भाई यहाँ पर +2 आया तो +2 लिख दिए। अब यहाँ पर प्लस कितना है 2 sin 2t/2, कमेंट कीजिए आपको जो चीज़ नहीं समझ में आया, आपको एक्सप्लेन करेंगे फिर से यहाँ पर फिर, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना है -t और यहाँ पर बाहर में क्या है j कैप, फिर यहाँ पर प्लस 4t³/3, उसके बाद सॉरी 4t³/3 k कैप, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आना चाहिए, करेक्ट, ये आपका रिजल्ट आना चाहिए। देखिए ये जो यहाँ पर 2 cos 2t था उसको c का वैल्यू यहाँ पर कितना हम लोग डालें, c का वैल्यू हम लोग यहाँ पर डालें 2i कैप, तो देखिए ये जो आपका 2i कैप वाला टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये टर्म वो इस टर्म के साथ आपका ये वाला टर्म के साथ ऐड हो गया, ठीक है। तो ऐड करके हम लोग देखिए यहाँ पर इसको साथ में लिखे हैं, है ना, उसके बाद ये और ये एज इट इज, तो ये आपका हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों निकाल चुके हैं इस वीडियो में। तो ऐसा क्वेश्चन आपका आने का चांसेस बहुत है एग्जाम में, ठीक है। जैसे और भी क्वेश्चन इस पर एक और बन सकता है, लेकिन अब इतना इनफ है आपके लिए, है ना। तो ओके गाइस, तो ऐसे ही हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आएंगे वो मल्टीपल इंटीग्रल होगा, या फिर मल्टीपल इंटीग्रल ही होगा इसके बाद वाला टॉपिक, लेक्चर नंबर 2। ओके गाइस, थैंक यू।